ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एहसास तो मुझे हमेशा से रहता था कि ये बेरौनक इलाका है, और ये महसूस होता है जैसे आसमानी नहुसतों ने यहाँ बसेरा कर रखा है। एक छोटा सा तालाब था जिसके किनारे लंबी लंबी घास उगी हुई थी। कई दरख्त तालाब के आसपास मौजूद थे। आम हालात में एक खुशनुमा इलाका होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों इस पर नहुसत नाजिल थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। एक अजीब वीरान सा मैदान फैला हुआ था और इस मैदान में यह तालाब भी मसनूई सा ही महसूस होता था। लेकिन एक बात और भी मैंने महसूस की थी, वो ये कि तालाब के पानी से हल्की हल्की नागवार बदबू उठ रही थी, जैसे पानी सड़ा हुआ हो। हालांकि ना ही इस पर काई थी और ना ही वो दूर या करीब से गंदा नजर आता था। शायद एक कुदरती गंदगी ही इसमें मौजूद थी। दरख्त भी अच्छे खासे फैले हुए थे, लेकिन कुछ अजीब से रंग के। इनमें वो सब्ज रंग था ही नहीं जो दरख्तों का रंग होता है। बस ये मेरे महसूसात थे जिन्हें मैंने महसूस किया। बूढ़े ने मुझे एक जगह बताई और कहा, ये वो जगह है जहां बैठकर तुझे जाप करना है। ये जगह एक दरख्त के तने के पास थी और दरख्त का पूरा साया इस जगह फैला हुआ था। बूढ़े ने कहा, जब तू जाप कर रहा हो तो तेरे मन में कोई और ख्याल नहीं होना चाहिए। और सुन, बात कुछ भी हो जाए, जाप के दौरान इस दरख्त के साए से निकलने की कोशिश मत करना, वरना नुकसान उठाएगा। जी गुरु महाराज। इसके अलावा एक बात और तुझे बता दूं, वो ये कि यहां जो कुछ भी हो तुझे उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। चाहे कैसे ही तेरा मन तड़पे, मगर तुझे अपनी जगह से हिलना नहीं जब तक कि जाप पूरा न कर ले। समझ रहा है ना? मुझे ये अल्फाज कितनी दफा दोहराने होंगे? 271 दफा। ये तो अहम बात थी जो मैंने आपसे पूछी ही नहीं गुरु महाराज। ना पूछता तो मैं तुझे खुद बताता। 271 दफा दोहराने के बाद मुझे यहां से उठ जाना होगा। हाँ, जब तू अपना यह जाप पूरा कर ले तो आराम से उठ जाना, फिर तेरी मर्जी है। मगर सुन, इसके बाद भी यहां जो कुछ होता है उसमें दखल मत देना। एक बार फिर कहता हूं कि तेरा मन तड़पेगा, तू चाहेगा कि कोई काम करे, लेकिन यहां कुछ मत करना। यह समझ लेना अच्छी तरह। और गुरु जब कोई हुक्म देता है तो उसकी पाबंदी करना होती है। मैं जानता हूं गुरु महाराज। तो फिर अब मैं चलता हूं। आज ही से ये जाप शुरू कर दूं? हाँ, बस आज ही से। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। बस तू यहां बैठ जा और अपना काम कर ले। लेकिन अभी तो वक्त है गुरु महाराज। हाँ, वक्त तो है, ये बात मैं भूल गया था। चल ठीक है, थोड़ी देर के बाद आ जाना, लेकिन अब तू यहां घूम फिर, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। बूढ़े ने कहा और वो वापस अपनी रिहाइशगाह की जानिब चला गया। मैंने उसका ताक्कुब नहीं किया था, बल्कि मेरी निगाहें दूर दूर तक भटकने लगी थी। ताहद्द नजर इंसान का पता नहीं था। वैसे भी इस वीराने में किसी का आना बेमकसद ही हो सकता था। बहुत देर तक मैं वहां घूमता फिरता रहा और इसके बाद फिर वापस अपने उस तहखाने में पहुंच गया। यहां आने के बाद पहली बार बाहर निकला था। बदन को एक अजीब सी कैफियत का एहसास हो रहा था। बाहर तौर अब जो कुछ शुरू कर दिया था उससे दूर हटना तो मुनासिब नहीं था। हालांकि कभी कभी अंदर से ये दिल कहता था कि भाग जाऊं यहां से, लानत भेजूं चची जान और रियाज खान पर। दुनिया बहुत वसी है, देखूंगा इस दुनिया में क्या है। लेकिन खुद ही बहुत से एहसासात दिल में आ जाते थे। फिर मुकर्रर वक्त पर मैं उस जगह पहुंच गया जहां मुझे वो जाप करना था। जो कुछ राधन लाल ने मुझे बताया था वो मुझे अच्छी तरह याद था। चुनाचे जब सूरज छुपा तो मैं इस दरख्त के नीचे जा बैठा। 271 दफा वो अल्फाज पढ़ना थे। मैं सोच रहा था कि अगर मैं तेज रफ्तारी का मुजाहरा करूं तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 घंटे में यह काम कर लूंगा। लेकिन राधन लाल ने यह भी कहा था कि जब तक चांद ना निकले मैं यहां से ना उठूं, इसलिए जो कुछ भी करना था आहिस्ता आहिस्ता इस वक्फे के दौरान करना था। लेकिन यह वक्फा भी खासा तवील था। फिर जब चारों तरफ अंधेरा फैल गया तो मैंने इस जाप को पहली दफा दोहराया। मैं आंखें खोले बैठा हुआ था और वो अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुंह से निकल रहे थे जिनका मफहूम मुझे नहीं मालूम। मैंने महसूस किया कि एक बार फिर मेरे अंदर एक गर्मी सी पैदा हो गई है। मेरा दिल सीने में फड़फड़ा रहा है, लेकिन मैंने अपनी हर कैफियत को नज़रअंदाज कर दिया। 7 मरतबा ये जाप पढ़ने के बाद एक बार फिर मैं मुतमईन हो गया और इसके बाद ज़्यादा एहतमाम से मैंने इसका आगाज़ कर दिया। मेरी निगाहें अब भी चारों तरफ भटक रही थीं। हर चंद के अंधेरा फैल गया था, लेकिन मेरी आंखें तारीकी में भी देख सकती थीं। सामने वाले दरख्त पर चिड़िया का एक घोंसला नजर आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी और अपने घोंसले में जा बैठी थी। मैं इन परिंदों के बारे में सोचने लगा। क्या आज़ाद जिंदगी गुजारते हैं, फिजाओं में बसेरा करते हैं। जब दिल चाहा अपनी जगह से परवाज की और जहां दिल चाहा पहुंच गई। लेकिन इंसानी जिंदगी पर कितने बोझ हैं। उसे अपनी कोशिशों अपनी काविशों से घर बनाने पड़ते हैं और इसके बाद न जाने जिंदगी के कैसे कैसे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। बड़ा फर्क है इन परिंदों और इंसानों की जिंदगी में। तभी मेरे ख्याल में एक और ख्याल भी आया। परिंदों की जिंदगी तो बहुत ही मुख्तसिर होती है। तेज हवा चलती है तो इनके घोंसले उड़ जाते हैं और वो दरख्तों से टकरा कर मर जाते हैं।
इसके अलावा हर छोटे परिंदे को बड़ा परिंदा शिकार कर लेता है। इन्हीं ख्यालात में वक्त गुजर रहा था और जुबान से जाप के अल्फाज निकल रहे थे। फिर पहले दिन का जाप पूरा करके जब चांद ने आसमान पर सर उभारा तो मैं वहां से उठकर अपनी रिहाइशगाह की जानिब चल पड़ा। मैं रिहाइशगाह की सीढ़ियां तय कर ही रहा था कि अचानक ही कहीं से एक नुस्वानी चीख मेरे कानों में उभरी। कोई औरत दिलदोज अंदाज में चीख रही थी। मेरे दिल में एकदम तजस्सुस बेदार हो गया, लेकिन फिर गुरु राधन लाल के अल्फाज का ख्याल आया कि यहाँ जो कुछ भी हो उसकी तरफ से आंखें और कान बंद ही रखना है। एक बार फिर दिल ने अंदर से बगावत की कि कम से कम देखूं तो सही कि कौन मुसीबत में है। लेकिन दो ही बातें थी कि या तो अपने दिल की मान लेता या राधन लाल की। चुनाचे मैंने खामोशी से अपनी रिहाइशगाह की जानिब रुख किया और तहखाने में पहुंच गया। लेकिन यह एहसास मेरे दिल में बहुत देर तक तड़पता रहा था कि चीखने वाली औरत कौन थी और उस पर क्या बीत रही है। लेकिन दूसरे दिन जब सूरज निकल आया और मैं अपने मामूलात से फारिग हो गया तो मैंने राधन लाल को तलाश किया। उसने वैसे भी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी और कह दिया था कि मैं जहां चाहूं घूम फिर सकता हूं। राधन लाल मुझे एक ऐसी जगह मिला जो एक खुला हुआ इलाका था और मैंने यहाँ एक और मंजर देखा। इस वक्त यहाँ 8-9 अफराद मौजूद थे और बड़े अदब से बैठे हुए थे। राधन लाल एक चौकी पर बैठा उन्हें कुछ बता और समझा रहा था। मैंने उसे मसरूफ देखकर बाहर कदम नहीं निकाले और पीछे ही रह गया। वो लोग बड़ी अकीदत से राधन लाल की बातें सुन रहे थे। फिर खासी देर तक मैं राधन लाल का जायजा लेता रहा, उसके अकीदतमंदों को भी देखता रहा। एक एक करके वो लोग उठना शुरू हो गए और फिर उन्होंने अपनी जेब से चीज़ें निकाल कर रखना शुरू कर दी। ये नोट थे, खाने पीने की अशिया थीं और ऐसी ही दूसरी चीज़ें जो वो राधन लाल की नज़र करना चाहते थे। राधन लाल ने उल्टा हाथ ऊपर उठाया और उसे सीधा करके उन लोगों को जाने की इजाज़त दी। तब वो लोग बाहर निकल गए और राधन लाल अपनी जगह से उठ गया। फिर उसी वक्त मैं अकब से निकलकर राधन लाल के सामने पहुंच गया और राधन लाल ने चौंक कर मुझे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। तो पहले दिन का जाप कर चुका है तू? उसने मुझे देखकर कहा। हाँ गुरु महाराज। अच्छा चल ये चीज़ें उठा, फल वगैरह अलग कर ले, नोट समेटकर उन्हें एक जगह करके मेरे हवाले कर दे। असल में मैंने तुझे बता दिया था कि मैंने कोई चेला नहीं बनाया। बहुत से लोगों ने यह कोशिश की, लेकिन तू जानता है कि अरे गहरे को कोई इल्म नहीं दिया जाता। ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि तूने मुझसे वो हासिल कर लिया जो अच्छे अच्छे ना हासिल कर सके। ये चीज़ें उठा ले। मैंने राधन लाल की हदायत पर अमल किया, फल वगैरह समेट कर एक जगह कर दिए। राधन लाल बोला, ले अब इसमें से जो कुछ भी तेरी पसंद हो उठा ले, लेकिन अपनी रिहाइशगाह में जाकर ही उनको खाना पीना। आज से ये भी क्या कर तू, ये लोग रोज़ाना नहीं आते, 3 दिन के बाद आती हैं। चुनाचे आज से तीसरे दिन तो फिर इसी वक्त यहाँ आ जाना ताकि ये तमाम चीज़ें समेट ले। जी गुरु महाराज, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने कहा, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे गुरु महाराज। हाँ पूछो। रात को जब मैं जाप करके वापस लौटा था तो मुझे किसी औरत के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी थी। राधन लाल ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोला, हाँ तो फिर? मेरा मतलब है कौन थी वो, जबकि यहाँ तो दूर दूर तक आबादी नहीं है। राधन लाल चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने कहा, कुछ समय गुजार ले, उसके बाद तुझे सब कुछ भी मालूम हो जाएगा। तुझे हमारे हर काम में शरीक होना होगा, तो इसकी बिल्कुल चिंता न कर। वो कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं थी। देख अभी बहुत कम वक्त गुजरा है तुझे, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात हो चुकी तो अभी उस पर ध्यान मत धरना, और अगर ऐसी चीखें तुझे दोबारा भी सुनाई दी तो इसकी फिक्र न करना। जी गुरु महाराज, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे दिल में एक खलिश सी पैदा हो गई थी। राधन लाल ने हतमी तौर पर यह बात कह दी थी कि मैं ऐसी बातों पर नज़र ना रखा करूं। मुझे उसकी हदायत पर अमल करना था क्योंकि उससे कुछ सीख रहा था, लेकिन अंदर की जो कैफियत होती है वो कभी कभी इंसान के बस से बाहर हो जाती है। ना जाने वो कैसी चीखें थी। बहरहाल जो फल वहां से उठाकर लाया था उन्हें खाया और इसके बाद आराम करने के लिए लेट गया। फिर दूसरी रात भी मैंने जाप शुरू किया। फिर तीसरी रात एक अजीब वाकया हुआ। सामने वाले दरख्त पर जो रंगीन चिड़ियाँ थीं और जिन्हें मैंने अब दिन में भी आकर देखा था वो बेहद खूबसूरत थीं। उसी वक्त जब मैं जाप कर रहा था मैंने देखा कि दरख्त की ऊपरी शाख से एक सांप नीचे उतर रहा है। मैं जाप कर रहा था, लेकिन काले नाग को देखकर ना जाने क्यों मेरे दिल को खौफ का एक एहसास हुआ। अगर ये उतरकर मेरे पास आया तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने दिल में सोचा। और इसके बाद इस एहसास के साथ खामोश हो गया कि गुरु राधन लाल ने मुझसे कहा है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो अपनी जगह ना छोड़ना। हो सकता है ये सांप मुझ तक ना पहुंचे, लेकिन मेरी निगाहें सांप पर जमी रही। सांप आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और उठकर थोड़ी देर बाद उस घोंसले के करीब रुक गया। फिर मैंने सांप को अपना फन घोंसले में दाखिल करते देखा और चंद लम्हों के बाद जो मंजर मेरी निगाहों के सामने आया उसने मेरा दिल तड़पा दिया। वो रंगीन और हसीन चिड़िया सांप के मुंह में दबी हुई पर फड़फड़ा रही थी और सांप उसे मुंह में दबाए पीछे हट गया था। चिड़िया फड़फड़ाती रही। मेरा दिल सीने से निकला पड़ रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह उस सांप को हलाक करके चिड़िया को आज़ाद करा दूं, लेकिन राधन लाल के अल्फाज भी मेरे जहन में थे।
देखते ही देखते सांप चिड़िया को चट कर गया। फिर उसने दोबारा फन अंदर डाला और दूसरी चिड़िया निकाल ली। उसे भी हलाक करने के बाद सांप ने अपनी मंजिल की जानिब रुख किया और दरख्तों की शाखों में गुम हो गया। हसीन चिड़ियों का घोंसला खाली हो गया और ना जाने क्यों मेरे दिल को एक दुख का सा एहसास था। कितनी सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब उनका वजूद मिट गया। एक दुश्मन उन्हें खा गया। सांप अपनी जगह से गायब होने के बाद फिर नजर नहीं आया और मैं इत्मीनान से अपना जाप पूरा करता रहा, यहां तक कि चांद ने सर उभारा और मैंने जाप खत्म करके अपनी जगह की राह ली। आज मुझे कोई चीख नहीं सुनाई दी। फिर इसी तरह यह जाप करते हुए मुझे 5वां दिन आ गया। इस दौरान अजीबोगरीब हालात पेश आए थे। वैसे जाप करने के वक्त के लिए मैंने एक डंडा अपने साथ ले लिया था। अगर सांप मेरी तरफ आए तो उससे कम से कम इस दरख्त की छांव के नीचे ही निमट सकूं। मूजी का क्या भरोसा कब किस तरह निकल आए। खैर जनाब, ये वाकयात गुजरते रहे तो मैं 5वें दिन का तज़किरा कर रहा था। ये मेरे जाप का 5वां दिन था। 2 दिन और बाकी रह गए थे। मैं बैठा हुआ जाप कर रहा था। मौसम खुशगवार था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और आज ये खतरा था कि शायद चांद नजर न आए, लेकिन एक तायन हो गया था। चांद अगर बादलों की वजह से नजर ना भी आया तो हो सकता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं रात गुजरती गई बादल छटते चले गए। चांद पूरी आबोताब के साथ निकल आया। फिजा में चारों तरफ रोशनी फैल गई। मैं अपने जाप के आखिरी मराहिल से गुजर रहा था कि कहीं से एक बिल्ली मेरे सामने म्याऊं म्याऊं करती हुई आ गई। वो दरख्त की छांव की उस तरफ से मेरी जानिब रुख करके बैठ गई। मैं चंद लम्हों के लिए रुक गया और इस बिल्ली को देखने लगा जो ना जाने मुझसे क्या चाहती थी। वो 3 बार मुंह से म्याऊं म्याऊं की आवाजें निकाल चुकी थी। बहुत खूबसूरत बिल्ली थी। मैं इसे देखकर मुस्कुराता रहा। ना जाने क्या समाई है इसके दिल में। लेकिन फिर वो खौफनाक लम्हा आ गया जिसने मेरी रूह तक को लर्जा दिया। उसी सामने वाले दरख्त से जिस पर मैं चिड़ियों का वो घोंसला देखता था, और अब वो घोंसला वीरान देखकर मेरे दिल को दुख होता था। अचानक ही एक कद्देआवर बिल्ले ने छलांग लगाई। काले रंग का ये बिल्ला बड़ी लंबी जकंद भरकर बिल्ली पर आ कूदा। बिल्ली अपनी जगह से उठकर भागी और बिल्ला गुर्राता हुआ उसके पीछे दौड़ा। मैंने हैरत से देखा। वह बिल्ला आम जसामत से कहीं ज्यादा था और बहुत तंदुरुस्त और तवाना मालूम होता था। देखते ही देखते उसने बिल्ली पर झपटा मारा और उसकी गर्दन अपने दांतों में दबोच ली। मेरे हाथों में लर्जिश पैदा हो गई। मैंने डंडे को मुट्ठी में पकड़ लिया और एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि उठकर खड़ा हो जाऊं और इस खूबसूरत बिल्ली को बचाऊं जो अब बिल्ले के जबड़ों में दबी हुई तड़प रही थी। जमीन पर अच्छा खासा हंगामा हो रहा था। बिल्ला इस बिल्ली को भंबोड़ रहा था और देखते ही देखते बिल्ली खून में नहा गई। बिल्ले ने उसकी टांगें चबा डाली और थोड़ी देर के बाद उसके पूरे बदन को चट कर गया। बिल्ली को उसने तोड़ मरोड़ कर रख दिया था और अब जमीन पर खून के छींटों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। काले बिल्ले का मुंह खून से रंगीन हो गया था, लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने यह भी महसूस किया कि उसकी जसामत पहले से भी कुछ बढ़ गई है। बिल्ली को हजम करने के बाद वह लंबी जुबान निकालकर अपने मुंह पर लगा खून चाटने लगा। तभी उसकी गोल गोल खौफनाक आंखें मेरी जानिब उठ गईं और वो इस तरह ठिठक कर रुक गया जैसे पहली बार उसने मुझे देखा हो। ना जाने क्यों मेरे दिल में सर्द लहरें दौड़ने लगीं। बिल्ले की आंखों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने शिकार को ताक रहा हो। फिर वो दबे कदमों मेरी जानिब बढ़ने लगा और मेरे अवसान खता हो गए। ये कमबख्त बिल्ला आखिर क्या चाहता है, मैंने सोचा। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ रहा था और मैं हाथ में डंडा संभाले उठता जा रहा था। अगर इसने मुझ पर हमला किया तो जाहिर है मुझे इससे जंग करनी है। फिर बिल्ला दरख्त की छांव के उस हिसार के करीब आ गया जिससे बाहर निकलने की मुझे ममानियत थी। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं इससे मुकाबला करूं। लेकिन उस वक्त भी मैंने अपने होशो हवास नहीं खोए। ये सोच रखा था कि बिल्ला अगर अंदर आ गया तो इस हिसार के अंदर ही अंदर मैं इसे जंग करूंगा, लेकिन बिल्ला अंदर दाखिल नहीं हुआ। इस तरह मुझे ताकता रहा जैसे मौका मिलते ही मुझे भी बिल्ली की तरह चीर फाड़ कर खा जाएगा। बिल्ली को उसने जिस वैश्याना अंदाज में चबा डाला था वह अब भी मेरे जहन में नक्श था और मेरा बदन उसे देखकर हल्के हल्के कांप रहा था। बिल्ला तकरीबन 2 या 3 मिनट तक वहां खड़ा रहा। फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि चांद निकल आया है और मुझे अपना जाप खत्म कर लेना चाहिए। वैसे भी सिर्फ चंद बार की बात रह गई थी। चुनाच में अपनी जगह बैठ गया, लेकिन डंडा अब भी मैंने अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखा था। यहां तक कि मैंने अपना जाप पूरा किया और जैसे ही मेरे जाप की आखिरी लाइन खत्म हुई मैं डंडा लेकर इस बिल्ले के पीछे दौड़ा। उसने एक लंबी छलांग लगाई और भागकर दरख्त पर चढ़ गया। मैं तकरीबन 2 या 3 मिनट तक दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उसके तने को डंडे से बजाता रहा कि आका मख्त नीचे तो आ, मैं तुझे देख लूं। अब मेरे दिल से ना जाने क्यों खौफ निकल गया था। बिल्ले पर मेरा गुस्सा बहुत शदीद हो गया था। ये दरख्त ही है नहुसत की जड़। इस कमबख्त पर सारी खूंखार बलाएं ही रहती हैं, वो सांप और वो बिल्ला। लेकिन अब मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे बिल्ला दरख्तों की शाखों में छुपकर बैठ गया हो। देर तक मैं दरख्त पर डंडे बरसाता रहा, लेकिन बिल्ले ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो मुझे नजर नहीं आ रहा था।
ना ही उसकी आंखें कहीं चमक रही थी, जबकि मैं उनकी तलाश में था। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि दरख्त पर चढ़कर उसे तलाश करूं, लेकिन फिर अपनी इस दिलेरी को खुद ही अपने सीने में दबा लिया कि क्या फ़ायदा, किसी मुसीबत में फंस जाऊं, वहां सांप भी है। और इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि दोबारा जब भी वो नजर आया मैं उस पर डंडा फेंक कर मारूंगा, लेकिन यह भी एक गलत तरीक़ाकार था। मेरे हाथ से अगर डंडा निकल गया तो शायद सिर्फ हाथों से उसका सही तौर पर मुकाबला न कर पाऊं, वरना वो मुझे जख्मी कर देगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अचानक मुझे अपने अकब में सरसराहटें महसूस हुई और मैंने पलट कर देखा। एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इंसान अपनी वहशत, अपने खौफ पर बड़ी मुश्किल ही से काबू पा सकता है। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चला रहा था और मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं था। मैंने हलक से एक धार निकाली और पलटकर बिल्ले की जानिब दौड़ा, लेकिन वह मेरे पलटते ही फिर भाग गया। मैंने कुछ दूर तक उसका ताकुब किया, लेकिन वह कमबख्त भागकर फिर दरख्त पर चढ़ गया। मैंने सोचा लानत है इस पर, अब मुझे अपनी रिहाइशगाह में पहुंच जाना चाहिए। चुनाचे में तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस पलटा और थोड़ी देर के बाद ही अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हो गया। लेकिन आज फिर मेरा दिल लरस गया था। वो नुस्वानी चीखें आज फिर सुनाई दे रही थी, लेकिन आवाज़ बदली हुई थी। वो आवाज़ नहीं थी जो मैंने पहले सुनी थी। कोई चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, तुम्हें भगवान का वास्ता नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, देखो, मान लो मेरी बात, देखो देखो। और फिर यूं लगा जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। मेरे दिल और दिमाग मुअत्तल होकर रह गए। क्या करूं, क्या ना करूं। ये आवाज़ें बड़ी दिलदोज़ थीं। कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन मैं उसकी मदद को नहीं जा सकता था, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा करूं। बहरहाल दिल में सोचकर वापस पलटा और अपनी क़यामगाह में आ गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। दूसरी सुबह भी मैं देर तक कसलमंदी से पड़ा रहा। राधन लाल से कुछ पूछना बेकार ही था। उसने कह दिया था कि यहाँ होने वाली किसी बात पर मैं तवज्जो न दूं। फिर जाप के बकिया 2 दिन भी गुजर गए। 7वें दिन मैंने जाप मुकम्मल कर लिया और 8वें दिन की सुबह राधन लाल मेरे पास आया। वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। उसने कहा, आ बाहर आ मेरे साथ। मैं उसके साथ बाहर निकल आया तो राधन लाल ने कहा, तेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? वो आईना है ही नहीं मेरे पास। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तेरे लिए बंदोबस्त कर दिया है। जाप पूरा हो गया? हाँ गुरुजी, जो कुछ आपने बताया था वो मैंने पूरा कर लिया है। आईने में अपने आप को देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि इस जाप का नतीजा क्या हुआ है। क्या मतलब? खैर छोड़ इन बातों को, कोई ऐसी खास बात तो नहीं हुई? नहीं गुरु महाराज। तो बस ये समझ ले कि तू अपने ज्ञान के पहले मरहले को पूरा कर चुका है और इसके बाद तुझे क्या मिलेगा ये तू देखेगा। क्या मिलेगा गुरु महाराज? नहीं रे, अभी नहीं, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है। गुरु दक्षिणा देनी है तुझे। गुरु दक्षिणा? हाँ, क्या नहीं देगा? मेरे पास क्या है गुरुजी? आज ये कह रहा है पागल, कल का देखना तेरे पास क्या क्या होगा। जी गुरु महाराज। मगर तुझे हमारे लिए भी कुछ काम करना होगा और वही तेरी गुरु दक्षिणा होगी। भला मैं आपसे मना कर सकता हूं? अभी तक तू तो बहुत ही अच्छा लड़का साबित हुआ है। मेरा मन चाहता है कि तुझे इतना कुछ सिखा दूं कि संसार तेरे कदमों में झुक जाए। आपकी मेहरबानी होगी गुरु महाराज। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं। अच्छा अब आ, नए जाप के लिए तुझे काफी अरसे काम करना होगा, लेकिन यह नया जाप 3 दिन का होगा। इसके बाद तुझे फिर 7 दिन का जाप करना होगा। क्या वही जो आपने मुझे बताया है वही मुझे कहना होगा? नहीं, कुछ और, राधन लाल ने कहा। ठीक है, मगर इसमें समय बहुत लग जाएगा। अब क्या करना है मुझे? सिर्फ आपके कदमों में ही रहना है। हमारे चरणों में रहेगा तो सुख पाएगा पगले। अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। तेरे लिए नए कपड़े मंगवा लिए हमने। वह मुझे एक और कमरे में ले गया। यहाँ आईना भी था, शेव का सामान भी था, गुसल करने के लिए गुसल खाना भी था। इस पूरे कारखाने को मैंने अब तक नहीं देखा था। बस जितनी जगह मुझे दिखाई दी गई थी मैंने उसी पर इक्तफा की थी। ये नई जगह जहां वो मुझे ले गया था बड़ी पुरसुकून और आरामदेह थी। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा और ना जाने क्यों मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे चेहरे में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई है। मेरी आंखों में हल्के से गुलाबी डोरे तैर रही हैं और इन आंखों में एक पुरस्कार सी चमक पैदा हो गई है। ये तमाम एहसासात मुझे खुद अपने बारे में हो रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि ना जाने क्यों यह तब्दीली हो गई है। फिर मैंने अपने हाथ पैरों पर भी गौर किया। शायद ये इतने दिन के ऐशो आराम की जिंदगी का नतीजा था कि मेरे बदन का गोश्त भर गया था। मेरे सीने पर लंबे लंबे बाल उगाए थे, हालांकि मैंने इससे पहले कभी इन पर तवज्जो न दी थी। हाथों की सफ़ेद कलाइयों पर भी स्याह बाल बहुत घने मालूम होते थे। गुसल करके मेरा बदन और निखराया। इसके बाद मैंने शेव किया और एक बार फिर आईने में अपने आप को देखता रह गया। मेरे बालों का अंदाज पहले ही बड़ा खूबसूरत था और कई बार मुख्तलिफ लोगों ने इनकी तारीफ भी की थी, लेकिन कभी मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। जिस माहौल से उठकर आया था उसमें इन सारी चीज़ों को इस कदर अहमियत नहीं होती। लेकिन आज मैंने अपने सरापे को गौर से देखा। भरा भरा बदन, लंबा कद और इनसे कहीं ज्यादा मेरी शख्सियत में निखार पैदा हो गया था।
बहरहाल फिर मैंने वो लिबास पहना। सफ़ेद रंग का कुर्ता और एक धोती थी। मुझे धोती बांधना सही तौर पर नहीं आती थी, क्योंकि मैंने हिंदुओं के अंदाज में कभी धोती नहीं बांधी थी। लेकिन जब मैंने उसे अपने जिस्म पर लपेटा तो मुझे सब कुछ खुद ब खुद आ गया। कुर्ता और धोती पहनकर जब मैं बाहर निकला तो गुरु राधन लाल मौजूद था। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में अजीब से तासुरात पैदा हो गए। फिर उसने हंसते हुए कहा, भगवान की सौगंध, तू तो वैसे ही शायर है, तू तो वैसे ही जादूगर है। तुझे किसी से सीखने की क्या जरूरत है? कैसा लगा तू अपने आप को? सब आपकी मेहरबानी है गुरु राधन लाल। तो फिर दक्षिणा देने के लिए तैयार हो जा। अभी दक्षिणा देगा या दूसरे जाप के बाद? जैसे आपका हुक्म हो, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ देख, जो दक्षिणा तुझे देनी है उसमें तुझे ज्यादा दिन लग जाएंगे। हमारा ख्याल है 3 दिन का जाप तू और कर ले, फिर तेरा आखिरी जाप रह जाएगा। और उसके बाद तू बहुत कुछ पालेगा, बहुत कुछ। जैसा आपका हुक्म, मैंने कहा। इसके बाद मैं सुकून का वक्त गुजारने लगा। तकरीबन 6 दिन के बाद गुरु राधन लाल ने मुझे फिर दूसरा जाप इसी तरह याद कराया जैसा पहले याद कराया था। लेकिन इस जाप के लिए उन्होंने कहा कि ये मुझे अपनी रिहाइशगाह में ही पढ़ना पड़ेगा और इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। चुनाचे मैंने 3 दिन का वो जाप भी मुकम्मल कर लिया। अब मैं आज़ादी से बाहर आता जाता था और गुरु राधन लाल मुझे बहुत सी बातें बताया करता। इसके बाद उसने एक सुबह मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, अब तुझे वो काम करना है जिसके लिए हमने तुझसे कहा था। क्या राधन लाल महाराज? जो कुछ बता रहा हूं उसे गौर से सुनना। तुझे अब बस्ती में जाना होगा। बस्ती में गंगोली राम नामी एक बनिया है। उस बनिए के पास जाना और बताना कि तू करणपुर से आया है और तेरा नाम सरन लाल है। जी, मैंने कहा। गंगोली राम तुझे हाथों हाथ रहेगा और अपने घर ले जाएगा। चूंकि सरन लाल उसके एक मरहूम दोस्त का बेटा था और ये मरहूम दोस्त लंदन में मर चुका है। उस दोस्त का नाम क्या था? मदन लाल। ये मैंने इसलिए पूछ लिया है ताकि मुझे याद रहे। हाँ, मैं खुद तुझे बताता, फिर वो तुझे अपने घर ले जाएगा। और अब मैं तुझे वो सबसे अहम बात बताऊं। गंगोली राम की एक बेटी है जिसका नाम पुष्पावती है। बड़ी सुंदर है। देखेगा तो मन लल जाएगा तेरा, मगर समझ लेना कि वो तेरे लिए नहीं है। अलबत्ता अगर वो तुझसे प्रेम करने लगे तो तू उसका मान रखना और खुद भी उससे इजहार करना कि तू उससे प्रेम करने लगा है। इस काम में कुछ रोज लग जाएंगे। बस तू ये समझ ले कि तुझे उससे प्रेम करना है। बेफिक्र रहना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बस जो काम हमने कहा है वो तुझे करना है। लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना होगा? नहीं रे नहीं, वक्त से पहले कोई बात पूछना मुनासिब नहीं होता। ठीक है गुरु महाराज, मगर आप मुझे ये तो बता दें कि। हाँ बोल। कि बस इतना ही करना है? इसके बाद तुझे जो कुछ करना होगा वो हम तुझे बता देंगे, उसने कहा। मुझे कब रवाना होना है? बस वो जो कहते हैं कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। सो अब तू तैयार हो जा। देख वो सूटकेस रखा हुआ है, उसमें कपड़े भी हैं और तेरा टिकट भी रखा हुआ है, जिसके बारे में अगर कोई पूछे तो तू बताएगा कि तू रेल से यहाँ आया है। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। और फिर बहुत दिन के बाद मैंने आबादियों का रुख किया। इतने अरसे वीरानों में गुजारने के बाद आबादी में आना बड़ा अजीब सा लगा था। चची जान का घर भी वहीं मौजूद था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर लूंगा किसी से नहीं मिलूंगा। चुनाचे मैं राधन लाल के बताए हुए पते पर पहुंच गया। बड़ी सी दुकान थी जिसमें लाखों रुपए का माल भरा हुआ था। दुनिया की हर चीज मौजूद थी जो जरूरियाती जिंदगी में इस्तेमाल होती है। वो मोटे से बदन का आदमी यकीनी तौर पर गंगोली राम ही हो सकता था। मैं उसके पास पहुंच गया और वो मेरी जानिब देखने लगा। मेरा नाम सरन लाल है और मैं करणपुर से आया हूं। हैं? मोटा आदमी हैरत से चौंक कर बोला, फिर अपनी जगह से उठा और मेरे गले आ लगा। अरे मेरा पूत, मेरा बेटा, आ गया तू? मुझे तेरे आने की इतला मिली थी। जी गंगोली राम महाराज। क्या कह रहे रे? ताया जी नहीं कहेगा मुझे? जी ताया जी। बस रे, तेरे आने से मन खुश हो गया है। भगवान कितना सुंदर है तू। अरे काका, ओ काका। गंगोली राम ने आवाज दी और एक बूढ़ा आदमी करीब आ गया। दुकान संभालो काका जी, मेरे मेहमान आए हैं, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद गंगोली राम मुझे लिए हुए खूबसूरत से मकान में दाखिल हो गया, जो दुकान से ज्यादा फासले पर नहीं था। मकान में बहुत से लोग मुझे नजर आए, लेकिन गंगोली राम मुझे साथ लिए हुए अंदर कमरे में पहुंच गया और यहां मैंने उस हसीन लड़की को देखा जो एक खिले हुए फूल की मानिंद थी। इतना शगुफ्ता चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते हुए होंठ। उसके साथ ही एक और औरत भी मौजूद थी जो सफेद साड़ी बांधे हुए थी, लेकिन उसके खदो खाल से अंदाजा होता था कि वो पुष्पावती की मां है। दोनों के चेहरे के नकूश भी मिलते थे। गंगोली राम ने कहा, लता देख कौन आया है। दोनों मुझे देखने लगी। उनकी आंखों में पसंदीदगी के आसार मैंने साफ महसूस किए थे। तब लता ने पूछा, कौन है ये? नहीं, हमने बताया तो फिर बात ही क्या रही। तो खुद पहचान कर दिखा तब मानेंगे। लो, मुझे क्या मालूम। क्यों, पुष्पा कौन हो सकता है ये? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये मदन चाचा के बेटे हैं। ले लता,
तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी बेटी निकली। हाँ, ये सरन लाल है, मदन का बेटा। जीते रहो बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए। बहुत छोटा सा देखा था हमने तुम्हें। अरे कब आए तुम? बस अभी अभी पहुंचा है मेरी दुकान पर। और जानती है क्या कह रहा था मुझे? क्या? गंगोली राम जी। गंगोली राम ने कहा और हंस पड़ा। अब तुम्हारे दोस्त ने बताया ही नहीं होगा कि तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है। बीवी ने भी हंसते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मदन को बुरा ना कहो। बस ये नई नस्ल के बच्चे हैं, जो कुछ इनके मन में आता है करते हैं। चल अब तू यूं कर, इसके आराम का बंदोबस्त कर, और मैं दुकान पर जा रहा हूं। फिर वो मेरी तरफ रुख करके बोला, बेटा सरन देखो, ये तुम्हारे ताया जी का घर है, यहां कोई परेशानी मत उठाना, मुझे दुख होगा। मेरे लिए एक मखसूस कमरे का बंदोबस्त किया गया, जो खूब सजा हुआ था। बहरहाल इस कमरे में मुकीम होकर फिर वही कैफियत मेरे दिल पर तारी होने लगी। मैं कुछ लोगों को धोखा देने आया था और एक गलत नाम से उन्हें धोखा दे रहा था। शाम को पुष्पा मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में मुसरतों के फूल खिले हुए थे। आप कमरे से बाहर नहीं निकलते सरन जी? उसने हसीन आवाज में कहा। नहीं, क्यों नहीं? तो फिर आइए ना, आपको सैर कराएं। कहाँ? बस ऐसे ही, उसने कहा और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। पुष्पा मुझे लिए हुए मकान के पिछले हिस्से तक पहुंच गई, जहां एक छोटा सा बाग लगा हुआ नजर आ रहा था। क्या ये आपका बाग है पुष्पा जी? नहीं, मेरा इतना बड़ा बाग कहाँ से आया, बस ऐसे ही सरकारी बाग है, मगर अंदर से बहुत अच्छा है। बैठने की भी बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। मौसम भी खुशगवार था। उस बाग में पुष्पा के साथ सैर करते हुए ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। पुष्पा मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर एक जगह वह एक सफेद बेंच पर बैठ गई। सामने हौज था जिसमें रंगीन मछलियां तैर रही थी। मैंने कहा, बहुत खूबसूरत जगह है। आप तो इंग्लैंड से आए हैं, वहां तो आपने बड़ी बड़ी हसीन चीजें देखी होंगी। हाँ बस, मैंने आस्था से कहा। मेरे फरिश्तों को भी इंग्लैंड के बारे में कुछ नहीं मालूम था, बस नाम सुना था मैंने। पुष्पा कहने लगी, एक बात पूछूं सरन जी? जी पुष्पा जी। इंग्लैंड में तो आपकी बहुत सी दोस्तियां हो गई होंगी। किससे? मैंने सवाल किया। बस देखा तो नहीं है, पर अक्ल भी तो कोई चीज होती है। क्या मतलब? वहां की परियां बड़ी सुंदर होती हैं, सफेद रंग की मालिक। पता नहीं, आप यकीन करें, मैंने आज तक कोई परी नहीं देखी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर बोली, मैं वहां पर रहने वाली लड़कियों के बारे में कह रही हूं। मेरी लड़कियों से दोस्ती रही ही नहीं। ऐसा हो तो नहीं सकता। वो शरारत भरे अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। बहुत बड़ी बात है ये तो, वरना बुलाद से आने वाले तो पता नहीं कैसे होते हैं। वैसे आपके अंदर ये बात लगती भी नहीं है। क्या मतलब? पता नहीं, शायद मैं अपनी बात सही तौर पर कह नहीं पा रही। नहीं पुष्पा जी, कोई ऐसी बात नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी सादा सादा सी गुजारी है। खैर, मैं ये बात मानती हूं, इंसान खुद को जितना चाहे बुराइयों में डाल ले, बचना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। पुष्पा से मेरी अच्छी खासी गुफ्तगू होती रही और मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद आई। बहुत सादा मिजाज और हंसमुख लड़की थी। 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारे दरमियान खासे गहरे राब्ते हो गए। बाद में मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मदन लाल के बेटे सरन लाल से पुष्पा की सगाई हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से मंसूब हैं और गंगोली राम यह तय कर चुका है कि अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी कर दी जाए। ये मालूमात हासिल करने के बाद भी मुझे बहुत दुख हुआ, ये सोचकर कि ना जाने राधन लाल ने मुझे यहाँ इस हैसियत से क्यों भेजा है। दूसरे बहुत से मामलात भी मुझे मालूम नहीं थे कि ये लोग सरन लाल को पहचानते क्यों नहीं। गालिबन इसकी वजह यही होगी कि सरन लाल लंदन में ज़ेरे तालीम रहा है और मदन लाल भी वहीं रहा है। बहुत अरसे के बाद सरन लाल का यहाँ आना हुआ है, लेकिन ना जाने राधन लाल ने यह सब कैसे किया था। फिर उस रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी सोचों में गुम था। खासी रात हो चुकी थी, घर के लोग सो चुके थे कि मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। ये कौन हो सकता है, मैंने अपने दिल में सोचा, और फिर मैं उठकर दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजा खोला तो राधन लाल को देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। गुरु महाराज आप? हाँ, कैसी बीत रही है, अंदर चल, राधन लाल ने इतने इत्मीनान से कहा जैसे अपने ही घर में आया हो। जबकि मैं थोड़ा सा खौफजदा हो गया था। मैं पीछे हटा तो राधन लाल ने कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैंने तुझसे पूछा था यहाँ कैसी बीत रही है। बहुत अच्छी, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी है। क्यों ना देते, आखिर हमने तुम्हें यहाँ भेजा था। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ गुरु महाराज। पूछो। यहाँ मुझे मालूम हुआ कि पुष्पा से मेरी सगाई हो चुकी है और वो लोग बेचारे मुझे सरन लाल ही समझ रहे हैं। तो समझने दे, तेरा क्या जाता है। मगर इसके बाद क्या होगा, क्या मतलब है? मेरा मतलब है ये लोग जिस अंदाज में सोच रहे हैं। जवाब में राधन लाल हंस पड़ा, फिर बोला, अरे बाउले, कोई तेरी सगाई ही थोड़ी होने जा रही है। मेरा मतलब है कौन सा तुझे उससे शादी करनी है, लेकिन वो लड़की यही समझती है। यही तो अच्छी बात है, मगर तू यहाँ कहाँ घर में घुसा रहता है। उसे लेकर बाहर निकल, घूम फिर, कभी हमारे घर भी आ, उसे हमें भी दिखा दे।
मेरा मतलब है कि यूं ही टहलता हुआ उधर चला। वो मुझसे कई बार कह चुकी है कि बाहर घूमने चलेंगे। हाँ हाँ, तो घुमाओ उसे बाहर। बल्कि ऐसा करना कि कल शाम 5 बजे उसे लेकर हमारे चरण छूने आ जाना। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। बस और कुछ नहीं, तेरी खैरियत ही पूछने आए थे। तो फिर याद रहेगा ना, कल 5 बजे हम तेरा इंतजार करेंगे। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। चलते हैं हम, और तो कोई चिंता नहीं है तुझे? नहीं, मैं बोला, और राधन लाल अपनी जगह से उठ गया। फिर वो उसी पुरस्कार अंदाज में चलता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे लपका, इस ख्याल के तहत कि कहीं कोई और उसे देख ना ले। यहाँ का माहौल तो बेहद अच्छा था और ये लोग मुझे बहुत नफीस नजर आए थे। पता नहीं इन बेचारों के साथ क्या होने जा रहा था, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। बाहर निकला तो राधन लाल का कहीं पता ना था, वो पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। ये ख्याल मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि राधन लाल ने ना जाने क्यों मुझे यहाँ भेजा है। अब जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल वो मेरा गुरु था और मुझे इल्म सिखा रहा था। यही सोचकर मैं खामोश हो गया और फिर रात के ना जाने कौन से हिस्से में मुझे नींद आ गई। दूसरा दिन मामूल के मुताबिक था। दोपहर को कुछ मेहमान यहाँ आ गए। इन मेहमानों से मेरा तारुफ कराया गया। मेहमानों में 2-3 जवान लड़कियां भी थीं जिनके चेहरों पर शरारतें थीं। पुष्पा को देख देख कर वो इशारे करती रही और इसके बाद मुझसे कहा, सरन जी, आप दिन भर क्या करते रहते हैं? यहाँ तो आपका मन उदास हो जाता होगा। जिस लड़की ने अल्फाज कहे थे उसका नाम सरोज था। मुझसे तारुफ कराते वक्त मुझे उसका नाम बताया गया था। नहीं सरोज जी, बस वक्त अच्छा ही गुजर जाता है। आइए ना बाहर चलें, चाचा जी ने पीछे का बाग बहुत अच्छा बनवाया है। आओ पुष्पा चले। यहाँ बैठे बैठे मन बोझल हो रहा है। चुनाचे हम पिछले बाग में आ गए। यहाँ कर लड़कियां खुल गई। और सुनाइए जीजा जी, लंदन कैसा लगा आपको? जी जी जीजा? अरे अरे, इसमें घबराने की क्या बात है? एक लड़की शरारत भरे लहजे में बोली, साधना तुम बाज नहीं आओगी। तुम बाज आती तो हम भी बाज आ जाते। एक इतने सुंदर जीजा पर कब्जा जमा रखा है तुमने। सबका मन ललचाता है, मगर क्या करें, तुम भी तो हमारी दोस्त हो। बक बक मत करो, थप्पड़ मारूंगी मुंह पर। उससे क्या होता है? मन की बात कह दी तो बुरा क्यों मान गई? वह शरारतें करती रहीं। तुम लोग यूं करो ना कि ताया जी से कहकर यहीं रुक जाओ। अरे नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ है? साधना ने कहा। फिर किसी दिन आएंगे। बल्कि ऐसा करो, तुम जीजा को लेकर खुद हमारे यहाँ हो ना, सरोज कहने लगी। देखो सरोज, फजूल बातों से मुझे गुस्सा आता है, पुष्पा ने शर्माए हुए अंदाज में कहा। सुन लिया आपने जीजा जी, ये आपको फजूल समझती हैं। मैं बज़ाहिर मुस्कुराता रहा, लेकिन दिल में वही उलझन थी। खैर, अब ये तो नहीं कह सकता था कि मेरे दिल में पुष्पा के लिए इश्क पैदा हो गया था। अभी शायद मैं इस मंजिल में दाखिल नहीं हुआ था। बस उलझन थी तो सिर्फ ये कि ना जाने इन वाकयात का अंजाम क्या होगा। फिर 3-3:30 बजे के करीब वो चली गई। पुष्पा और मैं पिछले बाग ही में थे। पुष्पा ने कहा, आज मौसम कितना अच्छा है। हाँ पुष्पा जी। कहीं बाहर चले? जैसी आपकी मर्जी। क्या वाकई? चाचा जी इस पर एतराज तो नहीं करेंगे? मैंने सवाल किया। लो, उन्होंने तो खुद मुझसे कई बार कहा है कि सरन को कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। तो ठीक है, चलेंगे। 4-4:30 बजे तक ठीक रहेगा, पुष्पा बोली। हाँ, मैंने अजीब से लहजे में कहा। यही वक्त मैंने राधन लाल को दिया था। फिर मुकर्ररा वक्त पर पुष्पा तैयार हो गई। उसने कहा, गाड़ी निकाले लेते हैं, मैं गाड़ी चलाऊंगी। ड्राइविंग आती है? हाँ, मैंने सीखी है। कार पुरानी जरूर थी, लेकिन उसका इंजन बिल्कुल ठीक था। पुष्पा ड्राइव कर रही थी और मैं उसके बराबर बैठा हुआ था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जाने पड़ रहा था। मैंने खासी देर तक पुष्पा के साथ सैर करने के बाद कहा, पुष्पा, यहां से कुछ फासले पर एक जगह है। नाम तो मैं उसका नहीं जानता, लेकिन वहां एक बार मैंने एक साधु महाराज को देखा था। तो फिर आओ उसी तरफ चलते हैं। मुझे रास्ता बताते जाओ, वो बोली और मैं पुष्पा को रास्ता बताने लगा। हम आबादी से निकलकर इस इलाके में आ गए जहां राधन लाल का ठिकाना था। पुष्पा कहने लगी, मैंने राधन लाल महाराज के बारे में सुना है, बड़े ज्ञानी ध्यानी है, लेकिन संसार के झगड़ों से अलग थलग रहते हैं। तुम जानती हो उन्हें? हाँ, क्यों नहीं। आओ फिर जरा उनकी तरफ चलें। और थोड़ी देर के बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां राधन लाल ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। कार एक तरफ खड़ी करके पुष्पा नीचे उतर आई और मैं उसके साथ राधन लाल की जानिब बढ़ने लगा। मेरी निगाहें सामने की तरफ जमी हुई थीं और मैं ये देखना चाह रहा था कि राधन लाल इस वक्त क्या कर रहा है। पुष्पा मेरे साथ साथ ही चल रही थी। फिर सामने से राधन लाल मुझे नजर आया और मैंने उसे देखकर गर्दन हिलाई। राधन लाल मेरे करीब आ गया। वो इधर उधर देख रहा था। फिर उसने कहा, कहाँ है वो? ये पुष्पा। मैंने पुष्पा की तरफ रुख करके कहा, लेकिन दूसरे लम्हे में हैरान रह गया। पुष्पा मेरे करीब मौजूद नहीं थी। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई और फिर बहुत दूर तक देखा और मेरा दिल धक से रह गया। पुष्पा मेरे साथ नहीं थी। हालांकि हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, लेकिन कुछ लम्हों के लिए मेरी तवज्जो राधन लाल की जानिब मबजूल हो गई थी। पुष्पा न जाने किधर रह गई थी। अभी तो यहां थी वो। क्या कह रहे हो? राधन लाल ने हैरत से कहा।
आप यकीन करें मैं उसे यहाँ लेकर आया था। तो फिर कहाँ गई वो? पता नहीं, मेरे साथ ही आगे बढ़ी थी। हो सकता है किसी काम से पीछे रह गई हो। कैसे आए हो तुम? कार से। कहाँ है कार? वो उधर खड़ी हुई है। मैंने कार की जानिब देखा, लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि कार भी मौजूद नहीं थी। अरे! मैंने हैरत से इधर उधर निगाहें घुमाई। क्या हुआ, कुछ मुझे बताओगे या नहीं? राधन लाल ने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। आप यकीन करें गुरु महाराज, वो मेरे साथ ही यहां तक आई थी। हम कार से उतरे थे। उसका वापस जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा। अजीब हो तुम, एक इतना सा काम नहीं कर सके। खैर, हमें क्या लेना देना था? तुम्हारे साथ आती तो मुलाकात कर लेते उससे। आप यकीन करें गुरु महाराज, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। वो मेरे साथ ही आई थी। हम अभी अभी साथ साथ चल रहे थे, बातें भी कर रहे थे। वो तो बस मैं आपको देखकर रुक गया था और वो गायब हो गई। राधनलाल के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। फिर उसने आहिस्ता से कहा, सुनो, बड़ी से बड़ी कोई गलती हो जाए मुझसे झूठ ना बोलना। तो क्या आपका ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मगर सच कह रहे हो तो वो कहाँ है? तुम कह रहे हो वो तुम्हारे साथ आई थी, कार में आई थी, कहाँ है वो? आप यकीन करें गुरु महाराज, मैं कुछ नहीं जानता। राधनलाल ने किसी कदर नाराजगी से कहा, फिर बोला, आओ मेरे साथ। मैं अब भी परेशान निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। जगह भी ऐसी नहीं थी कि कोई इस तरह निगाहों से ओझल हो जाए। पुष्पा आखिर वापस क्यों चली गई? मैंने तो कार स्टार्ट होने की आवाज भी नहीं सुनी थी, जबकि कार से उतरकर वो मेरे साथ कदम ब कदम आगे बढ़ी थी। राधनलाल ने फिर कहा, क्या ऊंट की तरह गर्दन उठा उठा कर इधर उधर देख रहे हो? मैं कह रहा हूं मेरे साथ आओ। और मैं खामोशी से राधनलाल के साथ अंदर दाखिल हो गया। बैठो, उसने कहा और मैं बैठ गया। अब सच सच बता दो, किस्सा क्या था? गुरु महाराज, मैं आपकी बेहद इज्जत करता हूं, लेकिन थोड़ी सी अपनी भी इज्जत करता हूं। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि वो मेरे साथ आई थी, हम लोग यहां रुके थे, वो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मैंने उसे आपके बारे में बता भी दिया था और ये कहा था कि मैं उसको आपसे मिलाऊंगा, तो फिर भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और एक बात आप पूरे एतमाद से सुनिए कि मैंने झूठ नहीं बोला। इसका मतलब है कि लड़की बहुत चालाक थी। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। उसे कुछ शुबा हो गया शायद। क्या शुबा? यही कि तुम उसे अच्छी नीयत से यहां नहीं लाए हो। क्या मतलब? अरे पागल, क्यों बेवकूफ़ी की बातें कर रहे? जवान लड़की थी। उसने सोचा कि बहला फुसलाकर तो कहीं उसे इस जगह ना ले आए और उसके साथ कोई ज्यादती ना कर डाले। ये महसूस करके वो खामोशी से पीछे हटी और कार स्टार्ट करके भाग गई। मगर कार स्टार्ट होने की आवाज भी तो नहीं सुनाई दी थी। बाबा क्यों मेरा मगज खा रहे? जा उसे तलाश कर ले। राधनलाल महाराज, मैं तो बड़ा हैरान हूं। तो जूता उठा और 10 मार दे मेरे। क्या करूं मैं तेरी जवानी का? राधनलाल ने कहा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। पता नहीं क्या हो गया। भाड़ में जाने दे, अब जो कुछ भी हो गया। नहीं आई वो जहन्नुम में जाए, हमें उससे क्या लेना देना? तो फिर अब मैं क्या करूं? क्या करना चाहता है? जो आपका हुक्म हो। जा बैठ, जा बैठ। बस आज से अपने जाप का आखिरी हिस्सा शुरू कर दे। जी महाराज, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरा दिल बुरी तरह परेशान था। पुष्पा ने ऐसा क्यों किया आखिर? क्या वाकई राधनलाल का कहना दुरुस्त है? उसे मेरी नीयत पर कोई शुबा हो गया था। हालांकि मेरे ज़हन के किसी गोशे में उसके लिए कोई बुरा ख्याल नहीं था, लेकिन यह तो मेरे सोचने की बात थी। हो सकता है उसका जहन भटक गया हो। कोई 7 बजे के करीब राधनलाल मेरे पास आया। उसने कहा, क्या सोच रहे रे? महाराज, मैं सोच रहा हूं कि क्या अब मुझे दोबारा वहां वापस जाना होगा? क्या करेगा जाकर? जब उसने ही तेरा मान ना रखा तो अब तू क्यों वहां झक मारने जा रहे? लेकिन महाराज, आपने मुझे वहां भेजा था, किसी मकसद से भेजा था, मगर वो लोग इस काबिल नहीं है कि उनसे राब्ता बढ़ाया जाए। जी, पता नहीं पुष्पा घर पहुंची भी या नहीं। जहन्नुम में गई पुष्पा, अब तुझे उससे क्या लेना देना? अपने तौर पर इतना मत सोचा कर, मैंने तुझसे कह दिया है। जी महाराज, मैंने मुजमहिल लहजे में कहा। जाप नहीं पूछेगा मुझसे? क्यों नहीं पूछूंगा, मैंने कहा, और राधनलाल मुझे आखिरी हिस्से के बोल बताने लगा। उसने मामूल के मुताबिक मुझे ये बोल जहन नशीन कराए और मैंने जहन नशीन भी कर लिए। लेकिन उसके जाने के बाद मैं ये सोचता रहा कि क्या आज मैं खास तौर से ये बोल पूरे कर सकूंगा? क्या जाप का ये आखिरी हिस्सा मुकम्मल कर लूंगा? जहन तो उलझा हुआ था पुष्पा में, ना जाने बेचारी के साथ क्या हुआ। यहां तक कि वो वक्त आ गया जब मैंने जाप शुरू करने का आगाज कर दिया। ये जाप भी मुझे 7 दिन करना था, और बकौल राधनलाल के इस जाप का मुकम्मल करने के बाद मेरे ज्ञान का पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। जहन को यकसू करके मैंने जाप के बोल दोहराने शुरू कर दिए। अब मुझे अच्छी खासी मश्क हो गई थी और जाप करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। आखिरी मरहले का पहला दिन था, इसके लिए कोई खास बात नहीं हुई और मैं अपने मामूल के मुताबिक जाप करता रहा। चारों तरफ हूँ का आलमतारी था, सन्नाटा फैला हुआ था। फिर चांद निकल आया। मेरा जाप पूरा हो गया था, चुनाचे मैं अपनी जगह से उठा और वापस अपनी रहायशगाह की जानिब चल पड़ा। आज फिर वही हुआ। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ मुझे चीखें सुनाई दी। औरत ही की चीखें थीं। इन चीखों ने मेरा सुकून बर्बाद कर रखा था। लाख बार दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी कि इन चीखों का राज मालूम करूं, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चल सका था। वैसे भी यहाँ का माहौल बेहद पुरअसरार था।
मैं इन चीखों को नजरअंदाज करके अपनी आरामगाह की जानिब बढ़ने लगा, लेकिन अचानक ही मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ, भगवान के लिए बचाओ, सरन सरन कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, हाय सरन मुझे बचाओ। और यह आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुष्पा से कई दिन का साथ रहा था, उसकी आवाज़ में अच्छी तरह पहचान चुका था, और इस वक्त यह आवाज़ पुष्पा ही की थी और उसने मुझे आवाज़ दी थी, जिस हैसियत से भी सही, लेकिन उसने मुझे सरन सरन कहकर पुकारा था। यहां मैं बेख्तियार हो गया। तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर मैं उस जानिब दौड़ा जिधर से ये आवाज़ें आ रही थीं, और थोड़ी देर के बाद मुझे अच्छी खासी उठा पटक की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये आवाज़ें उस जगह से आ रही हैं जहां राधन लाल रहते हैं। मैं दीवाना वार उस जगह दौड़ा। एक बार फिर मेरे कानों में वही दिलदोज आवाज़ उभरी, सरन, हाय सरन मुझे बचा लो। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ उस दरवाजे तक पहुंच गया, और ना जाने फिर मेरे अंदर कहां से एक अजीब सी कुव्वत उभर आई। दरवाज़ा बंद था। मैंने जोर से शाने से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजे के पट खुल गए। तड़ाक की आवाज़ हुई थी और मैं दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया। बहुत बड़ी सी जगह थी और यहाँ राधन लाल ने अपनी आरामगाह बना रखी थी। गोवा मुझे इस आरामगाह तक कभी नहीं लाया था, लेकिन मैं ये बात जानता था कि वो रात को यहीं रहता है। मैंने आरामगाह में तेज़ रोशनी देखी, और इस तेज़ रोशनी में मुझे जो कुछ नजर आया वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। बाबा सफेदे और राधन लाल दोनों ही वहां मौजूद थे, और उनके चेहरों पर शैतानियत बिखरी हुई थी। सामने बड़ा सा बेड बिछा हुआ था जिस पर सफ़ेद चादर थी, लेकिन उस वक्त ये सफ़ेद चादर बेड से हटी हुई थी और उस पर पुष्पा मौजूद थी। पुष्पा ने यह चादर अपने बदन पर लपेट रखी थी और उसकी आंखों में शदीद खौफ व हिरास था। वह सख्त दहशतज़दा नजर आती थी। मुझे देखकर उसकी दिलदोज आवाज़ फिर उभरी, मुझे बचाओ सरन, तुम्हें भगवान का वास्ता। बाबा सफेदे को यहां देखकर मुझे शदीद हैरत हुई। दोनों ने मुझे देखा और फिर राधन लाल की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। तू यहां क्यों मरने आया है? उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा। गुरु महाराज, ये पुष्पा है। हाँ, ये पुष्पा है, तेरी माँ तो नहीं है, राधन लाल ने शदीद गुस्से में कहा। मैंने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए इधर उधर देखा। एक मेज पर शराब के बर्तन पड़े हुए थे और शराब की एक खाली बोतल नीचे रखी हुई थी। दूसरी शायद खाली हो रही थी। हालात मेरी समझ में आने लगे। मैंने भराई हुई आवाज में कहा, गुरु महाराज के बच्चे यहां से दफा होता है कि नहीं? मगर महाराज, अरे क्या अगर मगर लगा रखी है तूने? जानता है गुरु का दर्जा क्या होता है? उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज हुक्म का दर्जा रखता है, और तू अपने गुरु का हुक्म नहीं मान रहा। इस बार बाबा सफेदे ने कहा। दोनों की शख्सियतें मेरे लिए मोहतरम थीं, लेकिन इस वक्त जो कुछ देख रहा था उसे देखकर फैसला करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मुझे वो चीखें भी याद आ रही थीं जो इससे पहले सुनता रहा था। क्या उन चीखों का राज भी यही था? मैं वापस ना पलटा तो उन दोनों को मजीद गुस्सा आ गया। कैसा ढीठ है ये? अरे मैं कह रहा हूं, तू जाता है कि नहीं यहां से? राधन लाल ने कहा। जाता हूं गुरु महाराज, मगर ये पुष्पा? नहीं सरन नहीं, भगवान के लिए। ये लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं सरन। इन्होंने मुझे अगवा कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ आ रही थी सरन। बकबक बंद कर कुतिया, नहीं तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, राधन लाल ने गुर्रा कर कहा और उसकी जानिब बढ़ा। पुष्पा बदन से चादर लपेटे लपेटे मसैरी से नीचे कूद गई। बाबा सफेदे मुझसे बोला, तू जा, यहां तेरा काम नहीं है। नादिर जा, चला जा यहां से। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ है? तुझे तो वो मिल रहा है जो तू ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था, फिर बड़े आदमियों के बीच में क्यों आ रहा है? सुनो बाबा सफेदे, मेरी बात सुनो। गुरु महाराज मेरे गुरु हैं, दिल से इज्जत करता हूं इनकी, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें शायद ये याद नहीं रहा कि मैं एक मुसलमान का बेटा हूं। मेरा बाप बेशक मर चुका था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे कान में अजान की आवाज़ कही गई थी, और इसके बाद मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि एक मुसलमान किसी ऐसी लड़की की इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकता जो मजलूम और बेकस हो। इस लड़की से मेरा कोई वास्ता हो या ना हो, लेकिन यह एक इज्जतदार लड़की है। मैं इसके घराने को भी जानता हूं। हरचंद के वहां धोखे से दाखिल हुआ, एक गलत नाम के साथ, लेकिन यह मुझ पर भरोसा करके यहां तक आई थी। इसके साथ जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ना भी होता तब भी शायद इस तरह मैं यहां आ जाता तो इसको बेसहारा ना छोड़ता। अरे मुसलमान के बच्चे, मैं कहता हूं कि तू यहां से गर्क होता है कि नहीं? राधन लाल ने मेज पर रखी बोतल उठा ली, जिससे शायद वो मुझे मारना चाहता था। आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो गुरुजी, गर्दन नहीं उठाऊंगा आपके सामने, मगर इस लड़की को जाने दो। बाबा सफेदे, देख रहे तू? हाँ देख रहा हूं। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो कहाँ भागता है? शहर की तरफ। इस पापी को संभालो। मैंने बहुत कुछ किया है इसके साथ, बहुत कुछ सोचा है इसके लिए, पर यह क्या बेकार बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करो राधन लाल, मैं इसे समझाता हूं, बाबा सफेदे ने कहा। फिर वो मेरी तरफ रुख करके बोला, देखो, जब कोई किसी को कुछ देता है तो बेमकसद नहीं देता, और हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। तुम्हें पता नहीं कि राधन लाल के पास कौन कौन सी ताकतें हैं। वो अगर चाहे तो एक लम्हे में तुम्हें मिटा दे। वो अगर चाहे तो ये लड़की कुतिया की तरह इसके पांव चाटे,
लेकिन इसकी भी एक वजह है। जब किसी लड़की को अपनी कुर्बत में लाया जाता है तो फिर उसे जादू के ज़ेर असर लाकर अपने साथ शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उसे उसके असल में होना चाहिए, चाहे वो रंग ऐसा ही क्यों ना हो जैसा इस वक्त है। यहाँ अक्सर लड़कियां लाई जाती हैं और जब वो यहाँ से जाती हैं तो उनका जहन साफ कर दिया जाता है। समझ रहे हो ना? फिर उन्हें याद नहीं रहता कि यहाँ उनके साथ क्या हुआ था या वो कहाँ गई थी। अपना खेल खेलने के बाद हम लोग उन्हें अपने जादू के ज़ेर असर तमाम बातें भुला देती हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। ये लड़की बेशक तुम्हारे साथ यहाँ आई और इसमें भी कोई शक नहीं है। जब तुम दोनों इस तरफ आ रहे थे तो पीछे से इसे उठा लिया गया था, लेकिन जब ये यहाँ से वापस जाएगी तो इसे कुछ याद नहीं होगा कि इसके साथ क्या हुआ है। तुम बेफिक्र हो, बात तुम तक कभी नहीं पहुंचेगी। और फिर राधन लाल भला तुम्हें किसी तकलीफ का शिकार थोड़ी करेगा। असल में बात यह है कि राधन लाल तुम्हें अपनी शक्ति देगा और तुम्हारी खूबसूरती हसीन लड़कियों को तुम्हारी जानिब रागिब करेगी। वो तुम्हारे फ्रेब का शिकार होकर यहाँ तक आया करेंगी। ये हम दोनों का मंसूबा है और इससे आगे कुछ कहना बेकार है। इंसान का अपना अपना शौक होता है, ये हम दोनों का ही शौक है। और शायद तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आए कि अगर तुम्हारी शक्ल सूरत इस काबिल ना होती तो हम तुम्हें कभी ये कुव्वत ना देते। तुम्हें देखने के बाद मैंने फैसला किया था कि तुम्हें हम अपने शिकार फांसने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और यही बात मैंने अब राधन लाल से कही। तभी राधन लाल तुम्हें अपना शागिर्द बनाने पर तैयार हुआ, वरना राधन लाल को क्या पड़ी थी कि बिला वजह अपनी शक्ति किसी को देता। आप ठीक कह रहे हैं बाबा सफेदे, लेकिन क्या ये गुनाह नहीं है? बेवकूफ़ के बच्चे, गुनाह और सवाब के चक्कर में क्यों पड़ा है? बात तेरी समझ में नहीं आ रही। अब क्या तेरे साथ सख्ती ही करना पड़ेगी? नहीं बाबा सफेदे, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। सुना तुमने सफेदे, इसकी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। अब ये खुद अपने हाथों से मौत को बुला रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अब तुम दोनों सुन लो। राधन लाल, मुझे वो कुव्वत नहीं चाहिए जो इस तरह मुझे हासिल हो। ये लड़की हिंदू है लेकिन इंसान है, एक आबरूमंद लड़की है। इसकी इज्जत मैं नहीं लुटने दूंगा। खुदा का शुक्र है कि मैं सही वक्त पर यहां पहुंचा। अब तुम दोनों अपनी इज्जत खुद मेरी निगाहों में खोते जा रहे हो। मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूं कि इस लड़की को छोड़ दो, मेरे साथ जाने दो। मैं इसे इसके घर पहुंचा दूं। इसके बाद अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जो सलूक चाहो कर लेना, मैं गर्दन नहीं उठाऊंगा। लेकिन इससे इसके घर तक पहुंचाने के बाद ही सब कुछ होगा। मैं तुझे बताता हूं, राधन लाल ने कहा और हाथ में पकड़ी बोतल मेरे सर का निशाना लेकर फेंककर पूरी कुव्वत से मारी। लेकिन मैं बैठ गया था और बोतल दीवार से टकराकर रेजा रेजा हो गई थी। बाबा सफेदे ने राधन लाल को देखा और इसके बाद दोनों मेरी जानिब लपके। लेकिन उस वक्त मेरे दिल में उन दोनों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। वो लम्हात खत्म हो गए थे जब मैं इन लोगों की इज्जत करता था। उन दोनों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने दोनों हाथ फैलाए और फिर दोनों की गर्दनें अपने हाथों के शिकंजे में कस ली। फिर मैंने कहा, पुष्पा, तुम अपना लिबास पहन लो। उन दोनों को एकदम अंदाजा हो गया था कि मेरी जिस्मानी कुव्वत उनसे कहीं ज्यादा है। जाहिर वो उम्र सीधा थे, बदकार थे, जिस्मों में जान नहीं थी। अब यह अलग बात थी कि उनकी जादुई कुव्वतें अलग हैसियत रखती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों वो इस वक्त अपनी जादुई कुव्वतें मुझ पर नहीं आजमा रहे थे। वो मेरे बाजुओं से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी गर्दनें इस तरह भींच रखी थी कि वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो रहे थे। पुष्पा दौड़ कर गई। उसने अलमारी से अपना लिबास निकाला। जब उसने लिबास पहन लिया तो मैंने उससे कहा, अब जाओ, दरवाजे से बाहर निकल जाओ। खबरदार, अगर इसने दरवाजे से बाहर कदम रखा तो। राधन लाल ने कहा और इसके बाद उसने पूरी कुव्वत लगाकर अपने आप को मुझसे छुड़ा लिया। फिर उसने मेरी कमर पर जोरदार घूंसे लगाए और इन ज़रबों से मुझे अच्छी खासी तकलीफ हुई। बाबा सफेदी भी मेरी गिरफ्त से निकल गया। अचानक ही मैंने उन दोनों को दीवार की जानिब दौड़ते हुए देखा। इस दीवार पर डेकोरेशन के तौर पर लंबी लंबी कुल्हाड़ियां सजी हुई थीं। उनके फल खासे तेज और चमकदार थे। दोनों उनकी जानिब लपके। मैं एक लम्हे में सूरत हाल को समझ गया। मेरी छलांग उनसे ज्यादा तेज रफ्तार थी और इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचते मैं उन कुल्हाड़ियों तक पहुंच गया और फिर मैंने उनमें से एक कुल्हाड़ी उतार ही ली। कुल्हाड़ी जैसे ही मेरे हाथ में आई वो दोनों रुक गए। अब वो खुश खोंटों पर जुबान फेर रहे थे। बाबा सफेदे ने अचानक ही जमीन पर लौट लगाई और मेरी टांगों को अपनी गिरफ्त में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुल्हाड़ी का वार किया और बाबा सफेदे की एक टांग रान के पास से कट गई। वो माहिए भी आपकी तरह तड़पने लगा और राधन लाल ने इस मौके से फायदा उठाकर मेरी बगलों में हाथ डालकर कमर पर कैंची लगा दी, लेकिन मेरा हाथ आजाद था। मैंने एहतियात के साथ कुल्हाड़ी उठाकर उसकी पुश्त में मारी और उसकी पुश्त जख्मी हो गई। वो पीछे हटा तो मैंने कुल्हाड़ी पूरी कुव्वत से घुमाई और मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मैं ऐसा अमल करूं, और कुल्हाड़ी सीधी उसकी गर्दन की जानिब लपकी। और फिर वो मंजर बड़ा होशरुबा था जिसमें मैंने राधन लाल की गर्दन कटकर दूर गिरते हुए देखी थी। उसकी गर्दन से खून का फवारा बुलंद हो गया था और उसका बेगर्दन का धड़ नीचे जमीन पर तड़प रहा था। इस दौरान बाबा सफेदे ने एक बार फिर कोशिश की और अपनी कटी हुई टांग पर उठा। उसने कुल्हाड़ी पर हाथ डाला और कुल्हाड़ी दीवार से उतार ली। यह दूसरी कुल्हाड़ी थी। फिर उसने कुल्हाड़ी घुमाई। मैं भी होशियार हो गया था।
मैंने उसके वार को अपनी कुल्हाड़ी के दस्ते पर रोका और उसे पूरी कुव्वत से दबाकर नीचे कर दिया। फिर मैंने उस पर पांव रखा और दूसरे लम्हे मेरी कुल्हाड़ी फिजा में बुलंद हुई। अब मुझ पर भी खून सवार हो गया था। बाबा सफेदे की खोपड़ी 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई थी और इसके बाद खेल खत्म हो गया। उन दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी और पुष्पा दीवार से टिकी हुई थर थर कांप रही थी। उसके रुखसार आंसुओं से तर थे और उसका चेहरा खौफ और दहशत की तस्वीर बना हुआ था। मैंने हकारत से उन दोनों की लाशों को देखा, फिर अपने आप को। खून के छींटे मेरे लिबास पर पड़ गए थे, लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं थी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने कुल्हाड़ी एक जानिब फेंकी और फिर पुष्पा की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, पुष्पा, तुम महफूज हो, अपने आप को संभालो। पुष्पा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बदस्तूर दीवार से लगी थर थर कांपती रही। यहां मेरे और लिबास भी मौजूद थे। बाहर निकलने से पहले लिबास तब्दील करना जरूरी था। मैंने पुष्पा से कहा, सुनो पुष्पा, ये दोनों शैतान अब जहन्नुम रसीद हो गई हैं और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ इस वक्त इन दोनों के सिवा और कोई नहीं है। वैसे भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए अब तुम्हें किसी और से तो खतरा नहीं है। मेरे ये कपड़े खून आलूद हो गए हैं, इन्हें तब्दील करना जरूरी है। अगर तुम इस कमरे में लाशों के पास ना रुक सको तो मेरे साथ आओ। आओ पुष्पा, हिम्मत करो। मैं तुम्हें इतनी तफसील जरूर बता दूंगा कि तुम्हारे जहन की उलझन दूर हो जाए। खुदा का शुक्र है कि मेरे बर वक्त पहुंच जाने से तुम्हारी इज्जत बच गई। पुष्पा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया। पुष्पा, मैंने उसे आवाज दी। हाँ। उसकी लरसती हुई आवाज उभरी और फिर वह दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया और जारों की तार रोने लगी। ना जाने क्यों मेरा हाथ उसके सर पर पहुंच गया। मैंने कहा, नहीं पुष्पा, मुझे इस तमाम कार्रवाई का अफसोस है, लेकिन आओ मेरे साथ आओ। मैंने कहा और उसे संभालकर बाजू का सहारा देकर अपने साथ बाहर ले आया। फिर मैं अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा। पुष्पा तमाम चीजें हैरानी से देख रही थी। रफ्ता रफ्ता उसके हवास बहाल होते जा रहे थे। मैंने लिबास निकालकर उसे तब्दील किया। पुष्पा वहीं रुख बदले बैठी रही। फिर इसके बाद मुझे ख्याल आया, ज़ाहिर है मैं अब इस कदर अहमक भी नहीं रहा था। खासी दुनियादारी आ गई थी। मैं इस संगीन सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ था जो अब मुझे पेश आ सकती थी। कोई हमाकत करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लिबास तब्दील करने के बाद मैंने अपना भरपूर जायजा लिया और फिर पुष्पा का हाथ पकड़े हुए बाहर निकल आया। उसे एक जगह खड़ा करके मैं फिर राधनलाल के उस कमरे में दाखिल हुआ जहां अब भी दोनों की भयानक लाशें पड़ी हुई थीं। राधनलाल का सर उसके धड़ से काफी फासले पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें दहशत ज़दा अंदाज में फटी हुई थी। कुत्ते कहीं के, बड़े ज्ञानी बने फिरते हैं। शैतान का दूसरा रूप। मगर गलती मेरी भी है। मैं इन तमाम बातों को सोचे समझे बगैर इसकी अकीदत में इस कदर गिरफ्तार हो गया कि दुनिया की हर अच्छाई और बुराई भूल गया। कैसे हो सकता है कि मैं अपना इंसानी वकार खो बैठूं। राधनलाल के उस कमरे की तलाशी लेने के बाद मुझे एक जगह से खासी करेंसी दस्तयाब हो गई। खासी दौलत थी यहाँ, जेवरात, सोना चांदी, लेकिन मैं चोर नहीं था। मुझे इनमें से सारी चीज़ें नहीं चाहिए थीं। मैंने सिर्फ इतनी रकम वहाँ से हासिल की जो मेरी इब्तदाई ज़रूरियात पूरी कर दे और कुछ अरसे तक मुझे मुश्किलात से दूर रखे। चुनांचे ये रकम अपनी जेबों में भरने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकला और फिर पुष्पा के साथ इस मनहूस जगह से बाहर निकल आया। फिर खासा फासला तय करने के बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां पुष्पा की कार खड़ी हुई थी और यह देखकर मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं कि कार बदस्तूर वहां मौजूद थी। मैंने फटी फटी आंखों से पुष्पा को देखा तो पुष्पा बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं पुष्पा, तुम कार चला सकोगी? हाँ, अब मैं ठीक हूं, उसने कहा। पुष्पा के साथ बैठकर मैं चल पड़ा। कार की रफ्तार बिल्कुल सुस्त रखो, तुम्हारे असाब काबू में नहीं है। ये क्या हुआ था सरन? और तुम? पुष्पा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताने को दिल चाहता है लेकिन बताई नहीं जा सकती। क्या मतलब? कौन थे ये पापी? भगवान इनका नाश करे, कौन थे? पुष्पा, जब हम तुम साथ आ रहे थे इस तरफ तो तुम गायब क्यों हो गई थी? भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम। अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे ऊपर कोई गुलाब सा पड़ा हो। बस दम घुटने लगा था मेरा। ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझ पर कंबल डाल दिया हो। फिर मेरे शरीर को उठाकर किसी तरफ ले जाया गया और कंबल में लिपटी लिपटी दम घुटने की वजह से मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मैंने अपने आप को इसी जगह होश में पाया था जहां मैं बंद थी। उस समय वहां कोई नहीं था, मैं अकेली वहां पड़ी हुई थी। मैंने बहुत दरवाज़ा पीटा, लोगों को पुकारा, लेकिन किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर सारा समय मैंने उस कमरे में गुजारा और फिर ये दोनों पापी कमरे में दाखिल हुए, दरवाज़ा बंद किया और भगवान इनका नाश करे। पुष्पा की आंखें फिर धुंधला गईं। नहीं पुष्पा, खुद को संभालो। मगर एक बात बता दो सरन, क्या तुम्हारे ये कपड़े वहां कैसे मौजूद थे? मैंने चौंक कर कहा। ऐसा लगता है जैसे तुम भी यहीं रहते हो। मैंने एक ठंडी सांस ली और आहिस्ता से कहा, पुष्पा, बाज़ औक़ात इंसान गुनाह करता है लेकिन वो खुद गुनहगार नहीं होता। वैसे तो हर शख्स अपने आप को मासूम जाहिर करने की कोशिश करता है लेकिन हकीकतन मासूम नहीं होता। मैं कुछ नहीं समझी। काश मैं तुम्हें सही तौर पर समझा सकता। मगर मुझे बताओ तो सही। बता दूंगा पुष्पा, अभी मुझे कुछ और काम भी करने हैं।
पुष्पा, तुम्हें तकलीफ तो होगी, ऐसा करो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाई देता हूं। ये बात तो तय है कि तुम्हारी इस तरह गुम हो जाने से तुम्हारा सारा घर परेशान होगा। तुम जो दिल चाहे उन लोगों से कह देना, मैं जरा कुछ काम करके वापस पहुंचूंगा। मतलब? देखो, तुम्हें हिफाजत के साथ तुम्हारे घर के दरवाजे तक पहुंचा देना मेरा फर्ज है, लेकिन अपनी जान बचाना भी मेरा फर्ज है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूं? मैं समझी नहीं। देखो, मेरे हाथों 2 कत्ल हो गई हैं। अब कत्ल की वजह कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो तुम भी जानती हो कि मुझे कातिल की हैसियत से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं पहले उन दोनों लाशों को ऐसी जगह ठिकाने लगा देता हूं जहां से उनका पता भी न चलने पाए। इस तरह मैं बच सकूंगा। पुष्पा, ये बात तो सिर्फ तुम जानती हो कि ये कत्ल मैंने मजबूरी की हालत में किए थे, लेकिन कानून ये बात नहीं मानेगा। हाँ, ये तो है। तुम ऐसा करो, मुझे अपने घर से थोड़े फासले पर उतार देना और इसके बाद तुम चली जाना अपने तौर पर। तुम उनको जो दिल चाहे बता दो, चाहो तो हकीकत बता देना, लेकिन अभी मेरा उनके सामने जाना मुनासिब नहीं है। ठीक है। पुष्पा ने गर्दन हिलाई। फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। पुष्पा के पूरे घर में रोशनी हो रही थी। बहुत से लोग गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। हमारी कार अभी खासी दूर थी और उन लोगों ने यकीनी तौर पर इसे नहीं देखा था। पुष्पा ने गाड़ी रोकी और बोली, देखो, सारे के सारे जमा हैं। वो तो होना ही चाहिए, जाहिर है किसी घर की बेटी गायब हो गई है। अच्छा पुष्पा, तो फिर ठीक है। एक बात और बता दो सरन। हाँ, पूछो। ये तुम अपने आप को मुसलमान क्यों कह रहे थे? सारी बातें बाद में बताऊंगा पुष्पा, बहुत लंबी कहानी है, प्लीज महसूस न करना। नहीं, ठीक है, कब आओगे फिर? अपने काम से निमटने के बाद, मैंने जवाब दिया। ठीक है। मैं कार से उतर गया और इसके बाद तेज तेज कदमों आगे बढ़ गया। ऐसे रास्तों का इंतखाब करने लगा जहां से मुझे देखा न जा सके। पुष्पा ने कार आगे बढ़ा दी थी। मैं तेज रफ्तारी से चलता रहा और बहुत दूर निकल आया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मुझे यह ख्याल जरूर था कि एक कातिल की हैसियत से मुझे शनाख्त कर लिया जाएगा और बिलाखिर पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन अब जो कुछ भी हो, अपनी जिंदगी बचाना जरूरी है। इसलिए जिस कदर जल्दी हो सके मुझे यह शहर ही छोड़ देना चाहिए और इसके लिए बेहतर तरीका यह था कि मैं रेलवे स्टेशन चलूं। चुनाचे मेरे कदम उस जानिब उठ गए। फिर कुछ देर के बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया तो रात अच्छी खासी गुजर चुकी थी। रेलवे स्टेशन तकरीबन खाली ही पड़ा हुआ था। इक्का दुक्का अफराद इधर से उधर आ जा रहे थे। जो दुकानें रेलवे स्टेशन पर सजी हुआ करती थी उनमें से चंद दुकानें खुली हुई थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर चाय की एक दुकान पर पहुंच गया और मैंने उससे चाय तलब की। चाय बन रही है बाबूजी, थोड़ा सा इंतजार कर ले, चाय वाले ने कहा। मैं खड़ा हो गया तो वो बोला, आपको इसी आखिरी गाड़ी से जाना है? आखिरी गाड़ी? हाँ जी, बस यही एक आखिरी गाड़ी इस वक्त यहाँ रुकती है, बाकी गाड़ियाँ गुजर जाती हैं। छोटा सा स्टेशन है ना। मगर आप क्या यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और इसी आखिरी गाड़ी से मुझे जाना है। वो किस वक्त यहाँ पहुँचेगी? बस जी 20-25 मिनट में पहुँचने वाली होगी। इस आखिरी गाड़ी के बाद ही हम भी दुकान बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा। लेकिन मैंने उसे यह नहीं पूछा था कि आखिरी गाड़ी कहाँ जाएगी। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय बनाकर दे दी और मैं चाय पीने लगा। चाय के पैसे अदा करके मैं फारिग हुआ ही था कि स्टेशन पर थोड़ी सी हंगामा रही नजर आई। इसका मतलब था कि वो ट्रेन आ रही है। यह भी अच्छा ही हुआ, मुझे इसी वक्त निकल जाने का मौका मिल जाएगा। ट्रेन कहाँ जा रही है इस बारे में मालूमात हासिल करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर के बाद ट्रेन आकर रुक गई। तकरीबन तमाम ही मुसाफिर सो रहे थे। 2-3 अफराद यहाँ उतरे और अपने सामान समेटकर बड़े फाटक की जाने बढ़ गए। मैं एक डिब्बा मुंतखब करके इसमें सवार हो गया। डिब्बा खाली था और इसमें सिर्फ चंद खानदान नजर आ रहे थे जो सो रहे थे। वैसे यह डिब्बा एयर कंडीशन था और इसलिए भी इसमें ज़्यादा रश नहीं था, जबकि दूसरे कई डिब्बों में मैं रश देख चुका था। गो उनमें भी लोग सो रहे थे, लेकिन खिड़कियों से नजर आते थे, जबकि इसके बाहर शीशे लगे हुए थे। मैं एक आरामदेह नशिस्त पर बैठ गया। जेब में नोट तो काफ़ी मिकदार में मौजूद थे। मुझे इसकी फिक्र नहीं थी कि टिकट का क्या होगा। ट्रेन यहाँ सिर्फ 5 मिनट रुकी और इसके बाद आगे बढ़ गई। जब उसने रफ्तार पकड़ ली तो मैंने सुकून की ठंडी सांस ली। जिंदगी में एक नए सफ़र का आगाज़ हो गया, लेकिन जिस अंदाज में हुआ था वो बेहद ख़राब था। मैंने जो कुछ हासिल करने की कोशिश की थी उसके हसूल में नाकाम रहा था। फिर आंखों में गनूदगी सी तारी होने लगी। गालिबन हल्के हल्के हचकोले और एक मध्यम सी बेसुरी आवाज़ मेरे जहन के पर्दों से टकराकर मुझे नींद मुहैया कर रही थी। फिर उस वक्त आंख खुली जब डाइनिंग कार के वेटर नाश्ता नाश्ता चिल्लाते फिर रहे थे। ट्रेन का सफ़र बदस्तूर जारी था। मैंने महसूस किया कि मुझे भूख लग रही है। चंद अफराद उनसे नाश्ता लेकर खाने पीने में मसरूफ़ थे। मैंने खुद भी नाश्ता तलब कर लिया और थोड़ी देर के बाद मुझे नाश्ता फराहम कर दिया गया। हल्का फुल्का नाश्ता करके चाय के घूंट लेते हुए मैंने आइंदा के बारे में सोचा। अपने मुस्तकबिल के लिए अब अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना पड़ेगा। फिर चाय खत्म हो गई। वेटर को पैसे वगैरह देकर मैं फारिग हुआ ही था कि चंद ऑफिसर कंपार्टमेंट में आए। मुझसे टिकट मांगा तो मैंने उनसे निहायत साफगोई से कहा कि मैंने टिकट नहीं बनवाया है, वो मेरा टिकट बना दें। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने टिकट की रकम उन्हें अदा की और वह मुझे एक पर्ची देकर आगे बढ़ गए।
अब भी मैंने ये नहीं पूछा था कि यह ट्रेन कहाँ जा रही है। इस एयर कंडीशनड कंपार्टमेंट में जो लोग सफ़र कर रहे थे वो रख रखाव वाले थे। उनके दरमियान मैं ही सबसे हल्का नजर आ रहा था। उनके साथ उनके खानदान भी थे, इसलिए कोई मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं हुआ। फिर ट्रेन का ये सफ़र तकरीबन 12 घंटे के बाद ख़त्म हुआ और ट्रेन रुक गई। मैं भी नीचे उतर आया था। मैंने इस रेलवे स्टेशन का नाम देखा। ये मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा और सनती शहर, जिसके बारे में मैंने तफसीलात सुनी थी लेकिन कभी यहाँ पहुँचा नहीं था। लेकिन तकदीर ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। क्या शहर था, इंसानों की भरमार। वो दिन भी मुझे याद आ गया जब अलियास भाई के साथ पहली बार मैंने रेल में सफ़र किया था। एक अजीबोगरीब अंदाज में इसके बाद एक स्टेशन पर उतरा था। दुनिया देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इसके बाद मैंने बहुत कुछ देखा था लेकिन इतना बड़ा शहर इससे पहले कभी नहीं देखा था। बुलंदों बाला इमारतें, सड़कों पर बहता हुआ कारों, बसों और रिक्शाओं का तूफान। ऐसा महसूस होता था जैसे लोग किसी शदीद हंगामी कैफियत का शिकार हैं और भागे जा रही हैं, शायद अपनी जान बचाने के लिए। अब इस हंगामी शहर में मुझे क्या मुकाम हासिल होता है, मुझे ये देखना था। हालांकि इस हंगामा खेजी से दिल हौल रहा था। ना जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा। कई जगह बसों में भी बैठा और जहां बस खत्म हुई वहां उठ गया। इस बार भी मैं बस ही में बैठा था। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। बस ने मुझे जिस जगह उतारा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। क्या ही हसीन जगह थी। बहुत से लोग वहां नजर आ रहे थे। जगह जगह दुकानें सजी हुई थीं। लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। दाहिने हाथ पर पत्थरों की एक बारादरी बनी हुई थी। सामने ही बड़ा खूबसूरत सा मंजर था, लेकिन अंदाज कुछ अजीब सा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर वहां पहुंचा। तभी मेरी निगाहों ने एक और मंजर देखा। बहुत दूर, काफी फासले पर समुंदर लहरें ले रहा था। समुंदर का इलाका था। पानी की बेकरार चादर पूरे माहौल को अपनी लपेट में लिए हुए थी। पानी दूर से बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं भी इस तरफ जाऊं। चुनाचे मैं उस तरफ बढ़ गया। खासा फासला तय करना पड़ा था। ये एक साहली तफरीका थी। मैं अपनी मालूमात में खुद ब खुद इजाफा करता जा रहा था। फिर मैं पानी की लहरों के करीब पहुंच गया। मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। अगर ये पानी इंसानों की जानिब दौड़ पड़े तो इंसान कहाँ जाएंगे। मेरा ख्याल है आन की आन में ये इतना बड़ा शहर जेरे समुंदर चला जाएगा। कैसी खौफनाक बात थी। लोग पानी के अंदर नहा रहे थे, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे, तफरीहात कर रहे थे। तहद्दे नजर रेत चली गई थी। मैं उससे ठंडी रेत पर आगे बढ़ गया और फिर अपनी फितरत को तस्कीन देने के लिए मैं इंसानों से इतनी दूर चला गया कि लोग वहां नहीं आते थे। काफी फासले पर बाएं सिमत तो बहुत मकानात और फ्लैट बने हुए थे। लोग समुद्र के किनारे भी आबाद थे और जिंदगी गुजार रहे थे। क्या ही खूबसूरत नज़ारा मिलता होगा उन्हें। अब मैं जिस जगह मौजूद था वहां रेत के सिवा और कुछ नहीं था। नरम रेत जिस पर पानी की लहरें भिगोकर और नरम कर जाती थीं। मैंने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक ही मुझे एक अजीब मंजर का सामना करना पड़ा। मेरे कदमों के निशानात रेत पर पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन मुझसे आगे कुछ और निशानात भी नजर आ रहे थे, बिल्कुल उसी सीध में जिसमें मैं जा रहा था। ये निशानात अगर दूर तक चले जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने जो खास बात महसूस की वो ये थी कि जब मैं चंद कदम आगे बढ़ता हूं तो मुझसे चंद कदम के फासले पर ये निशानात बनते चले जा रहे हैं। जब मैंने इन पर गौर किया तो मैं शिद्दत हैरत से चौंक पड़ा और खड़ा हो गया। निशानात भी रुक गए थे। ये क्या असरार है, कोई है तो नहीं मेरे आसपास। फिर ये कदमों के निशानात कैसे हैं, मैंने दिल में सोचा। हो सकता है ये मेरा वहम हो, आगे से कोई शख्स गुजरा हो और उसके निशानात आगे चलकर मालूम हो गए हों। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए और उस वक्त मेरी हैरत अपनी आखिरी हदों को छूने लगी जब मैंने फिर अपने आगे कदमों के निशानात बनते हुए देखे। ना जाने क्यों मेरे दिल में खौफ का एक एहसास जाग उठा और मैंने डरी डरी आवाज में कहा, कौन है, कौन है यहाँ, कौन है। यह आवाज फिजा में गूंजी ही थी कि मेरे कानों ने सुना, हम हैं महाराज। मैंने पागलों की तरह गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तब मैंने सवाल किया, कौन, कौन हो। तुम्हारे वीर, हम तुम्हारे वीर हैं महाराज, मोंगा है हमारा नाम। मोंगा, मेरे मुंह से निकला। हाँ महाराज, हुक्म हो तो सामने आ जाएं। मेरे वीर? तो और क्या, हम तुम्हारे वीर हैं। जाप किया था ना तुमने हमारे लिए, हम तुम्हारे वीर हैं महाराज। तुमने हमें बुला लिया है, मगर क्या, सामने आए तुम्हारे। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कौन हो, कैसे वीर, कहाँ का वीर। महाराज एक बात बताइए, आपने जाप किया था ना हमारे लिए। मुझे नहीं मालूम। ताज्जुब है आपको नहीं मालूम, फिर वहां पेड़ के नीचे क्या झक मारते रहते थे हमें पकड़ने के लिए। पेड़ के नीचे? हाँ तो और क्या। मगर तुम, ठहरो, हम तुम्हारे सामने आ रहे हैं, उसने कहा और अचानक ही मेरे सामने एक अजीबुल खलकत शय नमूदार हो गई। मेरे दिलो दिमाग का क्या हाल था मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। एक मोटा सा भद्दा सा बदन मेरे सामने था, लेकिन सिर्फ शानों तक। उसके दोनों हाथ भी थे, सीना पेट टांगे भी थी, लेकिन सर गायब था। उसके शानों पर सर नहीं था।
लेकिन वहां किसी जख्म वगैरह का निशान भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा सांस घुटने लगा, गशी सी तारी होने लगी। मैंने डूबती आवाज में कहा, तुम सरकटे हो? असल में सरकटों की कहानी मैंने अपनी बस्ती ही में सुनी थी। बहुत फासले पर एक जगह थी जिसके बारे में यह मशहूर था कि वहां एक सरकटा रहता है, उसका सर नहीं है और वो लोगों को परेशान करता है, वो भूत है। और इस वक्त यह सरकटा भूत मेरे सामने था। मेरे असाब सुन होने लगे। दिल चाहा कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन भाग भी ना सका। तब मैंने उसे कहा, भाग जाओ यहां से। महाराज हमारी बात तो सुने। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अचानक मेरे बदन में जैसे जिंदगी वापस आ गई। मैं पलटा और इसके बाद मैंने जिस तेज रफ्तारी से वापसी का सफर तय किया था वो शायद किसी इंसान के बस में भी ना होगा। किसी घोड़े से ज्यादा तेज रफ्तारी से मैं वहां से भागा और फासले तय करता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां बहुत से लोग मौजूद थे। मैं उस सरकटे से खौफजदा था। मेरा सांस धौंकने की तरह चल रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि किसी जगह बैठ जाऊं। थोड़े ही फासले पर एक चाट भल्ले वाला नजर आ रहा था। उसके सामने कुछ कुर्सियां बिछी हुई थीं। मैं हजारों दिक्कतों के साथ वहां तक पहुंचा और फिर एक कुर्सी पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। मेरा सांस सीने में नहीं समा रहा था। भाग ही कितनी तेज रफ्तारी से था। भूत देखकर भला कौन रुक सकता है?